नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे ज्यादा भरोसेमंद कार्यक्रम यह देश है हमारा। 24 का कुरुक्षेत्र तैयार हो रहा है। राहुल गांधी ने कौरव पांडव वाला दांव भी चल दिया है, लेकिन सवाल है कि चुनावी मछली की आंख पर किसका निशाना सबसे सटीक बैठेगा। आज इस सवाल पर सबसे बड़ा सियासी मंथन होगा, क्योंकि चुनावी पंडितों का कहना है कि अकेले अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी का सामना करने की ताकत फिलहाल किसी भी विपक्षी दल की नहीं है। लेकिन शरद राव पवार को लगता है कि राहुल गांधी विपक्षी दलों को साथ ला सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव पहले ही अपने पत्ते खोल चुके हैं और कह रहे हैं कि हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक समान है। मायावती ने भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बना ली। उधर साउथ में केसीआर ने अपना सियासी खेला शुरू कर दिया है। 18 जनवरी को एक बहुत बड़ी रैली वो करने जा रहे हैं। चर्चा है कि अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे कई दिग्गज नेता उसमें शामिल होंगे। हालांकि राहुल गांधी को इसमें शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया है। ऐसे में सवाल है कि 2024 के कुरुक्षेत्र में विपक्ष का सेनापति कौन होगा, मोदी से मुकाबले के लिए कौन सा चेहरा सामने आएगा। आज जनता के बीच, देश के युवाओं के बीच इसी सवाल पर होगी सबसे बड़ी चर्चा, 2024 की महाभारत। क्योंकि आज सियासत के हर समीकरण को स्कैन करने का भी दिन है और आवश्यक भी है। तो स्वागत है आपका वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में। आपका इंतजार कर रही है। पांडवों को घर से क्यों निकाला? एक तरफ तपस्वी थे, 5 थे, दूसरी तरफ संगठन था। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। पता नहीं बाबा हमारा कौन सी महाभारत पढ़े आया है। मैंने पहले ही कहा था कि कोई बताओ इसको कि ठंड आ गई है। अब दिमाग में अखंड ठंड बैठ गई है। 2024 की महाटक्कर से पहले कौरव पांडव पर घमासान होगी, लेकिन इस सियासी महाभारत के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर 2024 की बिसात पर कौन किसके साथ खड़ा होगा। मोदी के मुकाबले चेहरा कौन होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि सियासी कुनबा बढ़ाने की चौतरफा कोशिश शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी की यात्रा का समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में होगा। समापन के बहाने कांग्रेस विपक्षी एकता की ताकत दिखाना चाहती है। ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, शरद पवार, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की पार्टी समेत 21 नेताओं को यात्रा के समापन में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। हालांकि लिस्ट में अरविंद केजरीवाल, केसीआर और ओवैसी जैसे नाम नहीं है, लेकिन एक सियासी गेम और चल रहा है। केसीआर 18 जनवरी को खम्मम में एक बड़ी रैली कर रहे हैं। चर्चा है कि राहुल गांधी को उसमें शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया, जबकि अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जैसे नेताओं के रैली में जाने की चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। मेरा मानना यह है कि अगर मोदी बनाम कोई XYZ होगा तो बीजेपी जीत जाएगी। 540 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज पर बीजेपी से मुकाबला होना चाहिए। अगर चेहरे से चेहरे मुकाबला करेंगे तो बीजेपी स्ट्रांग हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष बीजेपी के खिलाफ 2024 की मोर्चाबंदी कर पाएगा। इसी सवाल पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। तो 2024 का महाभारत आज का विषय यही है। सबसे पहले जनता जनार्दन, देश के युवाओं का अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। जोरदार तालियों से के साथ आपका अभिनंदन है। मेरे साथ जुड़ रही है शुभ्रा, जानी मानी लेखिका, उनका अभिनंदन है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मुदित अग्रवाल है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, उनका अभिनंदन है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं शादाब चौहान, नेता पीस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से आप सबका स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत के 60 सेकंड में आप सबको दूंगा,
लेकिन आखिरकार 2024 की लड़ाई महत्वपूर्ण क्यों है? मैं मुदित अग्रवाल आपके पास आता हूं, क्योंकि आप लगभग अगर इस बार वापस नहीं आ पाए तो 10 साल हो जाएंगे कि आप सत्ता से बाहर हैं और 15 साल हो जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जब पांडव वाले युग में यानी द्वापर युग में भी वो बाकी धर्म ढूंढने लगे तो कोई क्या करे? द्वापर युग में कौन सा धर्म था, आप बता दीजिए। देखिए, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है अमीश जी, सबको पता है कि आप राहुल गांधी जी की तारीफ तो छोड़िए, उनकी बुराई के अलावा कुछ कर नहीं सकते। आप भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य देखिए, उससे पता चलेगा कि देश में आजकल दिक्कतें क्या हैं और कांग्रेस किस लिए लोगों को जागरूक करना चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा करने के 3 उद्देश्य थे। पहला, जो इस मोदी सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था का बुरा हाल किया गया है, चाहे उसमें जॉब्स नहीं है या जो इन्फ्लेशन इतनी हाई हो रही है, महंगाई आप देखिए, लोग परेशान है महंगाई से। आप पेट्रोल के प्राइस देख लिए, आप डॉलर का प्राइस देख लिए, आप कहीं भी देख लिए, लोगों में त्राहिमाम है। पहला ये। दूसरा, जो मोदी सरकार ने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की है, कहने का मतलब है जो इंस्टीट्यूशंस है उनको मिसयूज करना, चाहे वो कैग हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो जो राज्यों के जो हक होते हैं उन पे इंक्रोच करना, ये दूसरी वजह है जिस वजह से भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत पड़ी। और तीसरी एक और महत्वपूर्ण वजह जिसलिए करनी पड़ी, जो बीजेपी, कोई बात नहीं, तीसरी चीज बहुत जरूरी है, आपके लिए भी समझना बहुत जरूरी है अमीश जी, जो बीजेपी देश में बंटवारे की राजनीति कर रही है, चाहे वो जात के नाम पे हो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो रीजन के नाम पे हो। देश को अवगत इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है देशवासियों के लिए। आपने वक्तव्य को रख लिया। आपने बोला अमीश जी आप राहुल जी की बुराई, मैंने तो कोई बुराई नहीं करी, मैंने तो बोला कि राहुल जी ने जो बोला उसको जस्टिफाई कर दीजिए। आप इतने डिफेंसिव हो गए कि कोई क्या करे। लेकिन जब आपको देखिए, मैं तो अपने आप को उस काबिल नहीं समझता कि आप मेरे पे भरोसा करें ना करें, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट से तो हमारा काम चल नहीं रहा। वो जनता सर्टिफिकेट देती है, आप सर्टिफिकेट देते हैं, आप हमें रेटिंग देते हैं, आप हमें व्यूअरशिप देते हैं, तब हम चलते हैं। दूसरी बात, जो इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे यकीन ना करे, जो इस देश के इलेक्शन कमीशन पे यकीन ना करे, जो अपने नेता पे यकीन ना करे, उनसे सर्टिफिकेट किस बात का भाई? जो अपने घर के लोगों को पे भरोसा नहीं करते। मैं रुक करता हूं आपका प्रेम शुक्ला जी। आप देखिए, आपने क्योंकि बड़ी बड़ी टिप्पणियां करी इसलिए जवाब देना जरूरी था। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपका रुक करता हूं। इन्होंने 3-4 कारण बताए भारत जोड़ो यात्रा के, लेकिन क्या आपको लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी का सामना इस बार बदले हुए राहुल गांधी से हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का यह तपस्वी अवतार है? देखिए, अच्छी बात है कि राहुल गांधी खुद में बदलाव करना चाह रहे हैं, और बदलाव करने में किया क्या है उन्होंने? बदलाव करने में महाभारत का नया संस्करण पढ़ाए हैं वो, जिसमें निरुद्देश्य जो है अर्जुन मछली की आंख को भेद रहे होते हैं। जितने लोग भी यहाँ महाभारत पढ़े होंगे, हर किसी को पता था, उद्देश्य स्पष्ट था, द्रौपदी स्वयंवर। लेकिन राहुल गांधी को नहीं पता था, क्योंकि राहुल गांधी नहीं महाभारत पढ़ रहे हैं। अब राहुल गांधी जो हैं वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने की बात करते हैं, लेकिन स्वर्ण मंदिर जाते हैं तो 10,000 निर्दोष सिखों के नरसंहार पर मौन साध जाते हैं। वो 10,000 सिखों का नरसंहार प्रेमवश हुआ था कि नफरत की आग थी, ये भी उनको स्पष्ट करना चाहिए जी। वो कभी नहीं स्पष्ट करते हैं। तो श्रीमान राहुल गांधी कहते हैं महंगाई के विरोध में चल रहे हैं। साहब, अभी आपकी यात्रा खत्म भी नहीं हुई, आप हिमाचल प्रदेश के बगल से गुजरे, और हिमाचल प्रदेश में जहां अभी भी आपकी सरकार आई, आपने डीजल और पेट्रोल के भाव में 3 रुपए की वृद्धि कर दी। ये महंगाई से लड़ने का कौन सा तरीका है भाई? जरा कांग्रेस के लोग शोध करके बता दें। जी जी जी, आपने अपना वक्त 1 मिनट का रखा। राजकुमार भाटी, आपके 60 सेकंड अब शुरू होते हैं। अखिलेश जी ने एक बात की जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस और बीजेपी एक समान है, लेकिन केसीआर एक रैली कर रहे हैं जिसमें अखिलेश जी भी जाएंगे, जैसी लगातार खबरें आ रही है। क्या आपको लगता है कांग्रेस अपने उद्देश्य से भटक रही है, लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, या फिर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी मजबूत होती है? नहीं, देखिए, एक तो आप जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आई माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तो 13 पार्टियों के समर्थन से आई थी जी। फिर माननीय मोदी जी ने 42 पार्टियों का मोर्चा बनाया। भारतीय जनता पार्टी आज तक भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई है वो अकेले चुनाव में जाने की हिम्मत करे, या भारतीय जनता पार्टी के लोग घोषणा कर दें कि हम अगला चुनाव अकेले लड़ेंगे, तो ये तो सवाल ही बेमानी हो जाता है। मोर्चे बनेंगे, दोनों तरफ मोर्चे बनेंगे। रही अब जो आपने कहा कि कांग्रेस के बारे में, जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, देखिए, अभी चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हुई है।
आगे कौन कौन सी गोटी कौन चलेगा, क्या क्या चालें चली जाएंगी, किस किस के मोर्चे बनेंगे, ये भविष्य में है। लेकिन राहुल गांधी जो यात्रा लेकर चल रहे हैं और उसमें जो वो बोल रहे हैं और जो उनका उद्देश्य है वो बहुत प्रशंसनीय है। हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। और कौरव और पांडव की जहां तक बात है, आपने भी अपने शो का नाम महाभारत रखा है, 2024 का महाभारत। जब आप महाभारत और कुरुक्षेत्र लेकर आएंगे तो कौरव पांडव तो आएंगे ही। और कौरव वो माना जाएगा, कौरवों में दुर्योधन और दुशासन की चलती थी और किसी की नहीं चलती थी जी। और उन्होंने अपने जो विदुर और भीष्म पितामह थे, जो बुजुर्ग थे, उन्हें किनारे बैठा दिया था जी। उनकी सलाह नहीं लेते थे वो जी। आपने 1 मिनट 9 सेकंड के करीब बोला। शुभराष्ट्र, आपका रुख करता हूं मैं। शुभराष्ट्र, एक एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया 2024 की जब हम बात करते हैं, अभी 1.25 साल 1.5 साल पड़ा हुआ है इस चुनाव के अंदर। उससे पहले इस देश के अंदर 9 महत्वपूर्ण चुनाव और हैं, 9 राज्यों के चुनाव और हैं। लेकिन राहुल गांधी का यह तपस्वी अवतार है, जिसमें उनको तपस्वी कहा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी टी शर्ट पहन के जग फतेह कर सकते हैं, हिंदुस्तान फतेह कर सकते हैं। आमिश जी, एक तो भारत जोड़ो यात्रा पे चूंकि चर्चा चल रही है, तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि अपने शब्द विन्यास और व्यंजना में ही वो इतना दंभ और अहंकार से भरा शब्द है। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद कितने नेता वहां से टूट गए, तो वो पहले कांग्रेस जोड़ लेते, फिर भारत जोड़ने की बात करते। और भारत जुड़ा हुआ नहीं है, इसका ये परम ज्ञान ऐसे परम इंटेलेक्चुअल राहुल गांधी को किसने दिया? परम इंटेलेक्चुअल, क्योंकि मूर्ख बोलने पे समस्या है लोगों को, तो मैं उनको परम इंटेलेक्चुअल ही बोलती हूँ। बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं वो। मैं जानना चाहती हूँ कि वो ये ज्ञान उनको किसने दिया कि भारत के जितने यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स हैं वो कहीं से जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये जो शब्द व्यंजना है, विन्यास है, इसके पीछे गहरी राजनीतिक साजिश है, जिसका शायद राहुल गांधी इतने भोले हैं कि उनको पता नहीं चल पा रहा है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। इश्यूज की बात करते हैं, मुदित जी कह रहे हैं कि ये जो इश्यूज राहुल गांधी उठा रहे हैं वो महंगाई के हैं। वो महंगाई के इश्यूज नहीं है। अगर महंगाई के इश्यूज होते, युवाओं के बेरोजगार के इश्यूज होते, तो शायद राहुल गांधी को जन समर्थन मिल रहा होता। लेकिन वो इश्यू उठा रहे हैं कौरवों पांडवों की, वो इश्यू उठा रहे हैं तपस्वी और पुजारियों की, धर्म के बीच में फांक लाने का प्रयास कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी राजनीतिक इश्यू कैसे उठा सकते हैं मुदित जी? तो तपस्वी है, तो आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हैं, कैसे उठाएंगे? जी मुदित अग्रवाल, मैं आपके पास आता हूं। आप क्योंकि आप लगातार एक थॉट प्रोसेस के साथ आपने एक बात को करा। आपने बोला देखिए ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये महंगाई के खिलाफ है, लेकिन महंगाई का तो भांडा फूट गया कांग्रेस पार्टी का तब जब हिमाचल में आपने 3 रुपए डीजल बढ़ा दिया। नहीं, तब फूट गया। एक तरफ आप कहते हैं महंगाई, दूसरी तरफ डीजल बढ़ा देते, डीजल की कीमत बढ़ाते थे, तो सवाल पूछते तो बोलते मुख्यमंत्री से सवाल पूछो। दूसरी बात, क्या आपको लगता नहीं है ये धर्म की पिच के ऊपर आप भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हो? और इस पिच पर कांग्रेस बेहद कमजोर है। ये मैं नहीं कह रहा, एके एंटनी कहते हैं, आप ही के नेता, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, कि भारत जोड़ो यात्रा के अलग अलग 3-4 अलग अलग उद्देश्य हैं। मैंने वो सारे सामने रखे हैं। आप कहें मैं दोबारा से बता देता हूँ। मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूँ, 3 सवाल के 10-10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। अच्छा ये बताइए, पांडवों के साथ 5000 साल पहले सनातन धर्म के अलावा कौन सा धर्म था? आपके पास जवाब है तो बताइए। देखिए, सबसे पहले सवाल राहुल जी ने पूछा था, बताइए जवाब। अगर आप पहले देखें कौरव पांडव में, आप ये देख लीजिए कौरव किसे कहते हैं। जैसे उन्होंने कहा, मैं तो पूछता हूं पांडवों के साथ कौन सा धर्म था? जब आप सुनना नहीं चाहते, राहुल जी ने बोला पांडवों के साथ धर्म चल रहे थे कई सारे, पांडवों के साथ 5000 साल पहले कौन सा धर्म था बताइए। अलग अलग हिंदुस्तान में अलग अलग शाखाएं धर्मों की हमेशा रही हैं। पांडवों के साथ नहीं पता? सारी अलग अलग शाखाएं रही हैं धर्मों की, अलग अलग सेक्ट रहे हैं धर्मों के, ये तो सबको पता है। एक वो जीवन शैली होती थी रहने की, सबकी अलग अलग जीवन शैली होती थी, सब अलग अलग धर्मों को पूछते थे, अलग अलग भगवानों को पूछते थे। ये सारे तो हमेशा से रहा है। आपको शायद मालूम नहीं है ये सारा। तो अलग अलग पद्धति होती थी ना रहने की। जी, उसको आप धर्मी तो कहते थे, और क्या कहते थे? उसकी आप कैसे व्याख्या कर सके ये आपके ऊपर है, पहली बात। दूसरी, देखिए मेन उद्देश्य आप समझ लीजिए, पांडव कौन है? पांडव वो हैं जो आजकल देश के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं। कैसे अतिक्रमण कर रहे हैं? लोगों के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं। कौन सा अतिक्रमण कर रहे हैं? लोगों को बांट रहे हैं आपस में। अतिक्रमण कर रहे हैं? नहीं, कौरव जो हैं आजकल, जो आज वाले कौरव जो हैं, जो आज के कौरव हैं। क्या बोलेंगे? राहुल गांधी ऐसी बात बोल के चले गए, कैसे डिफेंड कर सकते? राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो अपने परम इंटेलेक्चुअल ज्ञान से उनका कहना यह है कि उस जमाने में भी इस्लाम था, उस जमाने में भी क्रिश्चियनिटी थी। मानिए इस चीज को कि उस व्यक्ति को नहीं पता है अपने धर्म के बारे में, अपने सिद्धांतों के बारे में नहीं पता है। व्याख्या करती हैं तो बिल्कुल करूंगी। मैं युवाओं से पूछना चाहती हूं, अगर आपके सामने कोई भी राजनेता
वो बहुत अच्छी बात करे या बकवास करे, क्या आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप उसकी बातों को इंटरप्रेट करें? क्या आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप उससे तीखे सवाल पूछ सकें? क्या आपके पास ये अधिकार नहीं है कि जैसे आपको लेबल किया जाता है कि आप संघी हैं या आप एंटी नेशनल हैं, आप नेताओं को कह सके कि आप मूर्ख हैं, आपके पास बिल्कुल दिमाग नहीं है? क्या आपके पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए? शादाब चौहान, 2024 का महाभारत की बात जहां तक है तो पीस पार्टी का तो लक्ष्य ही शांति और न्याय है, और राहुल जी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। और हमने उस दिन भी आपके शो पे कहा था कि राहुल जी ने बहुत सी चीजों को शुरू किया है जो हमने बातें कही थी, और इसीलिए किसी ने ठुकराया होगा निमंत्रण, हमने राहुल जी का निमंत्रण स्वीकारा और बागपत में राहुल जी के साथ यात्रा में शामिल हुए। उसके बाद पीस पार्टी राहुल जी के साथ है? बिल्कुल नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल जी के साथ मुलाकात करके हमने यात्रा को में साथ चले हैं हम। दूसरी चीज, हम नीतीश कुमार जी को उनके कैबिनेट मिनिस्टर 15 तारीख को आ रहे हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश लेकर आ रहे हैं। हम राजनीतिक संगम बनाना चाहते हैं जिसमें पांडव रूपी विचारधारा हो, जिसमें न्याय रूपी विचारधारा हो, और जो लोग अत्याचार करें, हम तो राजकुमार साहब के साथ भी गोरखपुर हरा चुके हैं भाजपा को। जब हम साथ में थे तो वो सीट हराई थी जो कभी भाजपा नहीं हारी, हमने गोरखपुर हरा दिया था। तो जब हम सब मिल जाएंगे, हमारा लक्ष्य है कि तमाम ऐसी राजनीतिक विचारधाराएं जो न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं वो एकजुट होकर के लड़ें। और भारतीय जनता पार्टी, हम प्रेम की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं। नाम प्रेम जी है लेकिन उनकी पार्टी की विचारधारा नफरत है। वो चाहते हैं तो सब मिलकर क्या फैसला कर रहे हैं? सब मिलकर यह फैसला कर रहे हैं कि एक तरफ तो वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो इस देश के अंदर एक हराना किसको है? सबको मिलकर, सबको मिलकर उन तमाम लोगों को हराना है जो मिलकर के भारत की मूल विचारधारा को नष्ट कर रहे हैं। कौन है उसका एक? जैसे आपका नेता राहुल गांधी हो गया, दूसरी तरफ आपको मोदी को हराना है। हमें हर उस व्यक्ति को हराना है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, जो भारत के संविधान में विश्वास 24 का चुनाव तो मोदी का चुनाव, नरेंद्र मोदी को हटाने का लिए चुनाव होगा आपकी राय में ना? हमें भारत की जो इज्जत है जिसको आज तार-तार किया जा रहा है उसको लौटाने के लिए, चीन को भगाने के लिए, पाकिस्तान से पीओके लाने के लिए चीन को एक संयुक्त मोर्चा अच्छा, बनाने जा रहे हैं। पीओके को मिलाने के लिए, चीन को हराने के लिए मोदी को हराना है आपको? निश्चित, क्योंकि मोदी नाकाम है, मोदी नाकाम है। नहीं, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, इसीलिए आप ही की बात कर रहा हूं। बिल्कुल यही कहा ना भैया, यही कहा ना कि चीन को हराना है, पीओके को लाना है, और इसीलिए इन जनाब को किसको हराना है? मोदी को हराना है। यही कह रहे हो ना आप? अब मैं प्रेम शुक्ला, आप प्रेम शुक्ला के जाता हूं। प्रेम शुक्ला, आपका नाम तो प्रेम है लेकिन प्रेम नहीं है, आप पे एक आरोप लगा कि निजी टिप्पणी भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन देखिए अल्टीमेट गोल सामने है। अल्टीमेट गोल है कि किसी तरह से, कैसे भी करके ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक बार 24 पे उतर जाए, फिर हम निपटा देंगे सब कुछ। ठीक है, उनका लक्ष्य हो सकता है। इसके लिए तो मदद मांगने के लिए सलमान खुर्शीद पाकिस्तान भी चले गए थे। इस्लामाबाद से सलमान खुर्शीद ने, मणिशंकर अय्यर ने मदद मांग ली। अनुच्छेद 370 में संशोधन के लिए फारूक अब्दुल्ला ने चीन की मदद मांग ली। तो ये अगर देश में ही मदद मांग रहे हैं तो इनका संवैधानिक अधिकार है। अब ये बार बार संविधान की दुहाई देते हैं साहब, बार बार संविधान की दुहाई देते हैं। अभी इनसे मैं पूछ लूं कि इनके लिए कुरान बड़ी है कि संविधान बड़ा है, अभी ये इनका जो है भ्रम जाग जाएगा। पूछ लीजिए कि आप बताइए, शादाब चौहान जी के लिए कुरान बड़ा है कि संविधान बड़ा है? करने वाले को पहले पूछिए ना। नहीं, मेरे लिए संविधान बड़ा है, नागरिक के तौर पर मेरे लिए संविधान बड़ा है। आप बताइए, आप बताइए तौर और नहीं, सीधा। अरे भाई, नागरिक और क्या होगा? मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरी आइडेंटिटी क्या है? अगर आप बताइए ना। अब आप बताइए, अब आपकी बारी, बता दीजिए। अब आप बताइए। मैं बता रहा हूं, देखिए क्विज आपने करी है, क्विज आप हो रहे हैं। सुन लीजिए, अगर भारत के संविधान में हमें विश्वास ना होता और भारत से प्रेम ना होता तो जो लोग भाग कर गए थे 1947 में, हम उनके साथ भाग जाते। हमने कहा कि हम यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, ये हमारा भारत है। उपकार हुआ स्वामी आपका? नहीं, उपकार हुआ, कोई उपकार नहीं। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, हमने फर्ज निभाया, अपने किसी पे एहसान नहीं किया। अभी तक जवाब नहीं आया अमीर जी, जवाब नहीं आया। जी जवाब नहीं आया। कुरान बड़ा कि संविधान बड़ा, जवाब नहीं आया। जवाब दे दीजिए, मुंह बंद करिए इनका। रुक जाइए। अरे मुंह बंद करिए ना इनका, आप एक ही बारी करिए बता। प्रेम शुक्ला साहब चाहते हैं कि जो बीजेपी चाह रही वो बोलोगे तो ठीक है। नहीं बोलो ना, आपको कौन सा बोला कंपल्शन है? मत बोलो, आप वो कुछ और बोलो। आपको जो पसंद हो बोलिए। कौन बोल रहा है साहब? आपको जो पसंद हो वो बोलिए, जो आपके मन में हो वो बोलिए। धर्म की शिक्षा संविधान के पालन और देश की रक्षा करने के लिए है, मैं उसका पालन करता हूं। संविधान का भी पालन है। उन्होंने जो सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा,
उन्होंने बोला मेरे लिए भारत का संविधान बड़ा है। आपसे सवाल पूछा, आप सवाल को गोल कर गए। मैं एक ही चीज जानती हूँ, यहाँ पे बार बार विचारधारा की बात उठती है कि भाई हम एक विचारधारा के खिलाफ हैं। विचारधारा के खिलाफ होना कोई विचारधारा नहीं होती। आपका उद्देश्य अगर मोदी को हराना है तो ये आपकी विचारधारा नहीं होती, आपका लक्ष्य हो सकता है। विचारधारा हमेशा व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अपोजिशन में हो या पक्ष में हो, उससे उठ करके किसी मूल्यों की बात होती है। इन मूल्यों की बात अगर हम देखें तो आमिर जी मैं बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ, इनकी विचारधारा परिवारवाद की विचारधारा है। आज चाहे वो पीस पार्टी हो या वो समाजवादी पार्टी हो या वो राहुल गांधी की अपनी पार्टी हो, परिवार के ऊपर आज भी पीस पार्टी के प्रवक्ता ने अपने प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिया। राहुल जी की यात्रा में गए थे, ये केंद्र पर है। ये विचारधारा नहीं हो सकती। और सनातन धर्म को फॉलो करने वाले, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो या क्रिश्चियन, मैंने आपसे बात नहीं हो रही है। नहीं, आपने सुना नहीं, आपने आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया। आप अपने मैंने नाम लिया था कि डॉक्टर अयूब साहब शामिल हुए राहुल जी की यात्रा में। नहीं, आप गलत बोलेंगे तो बोला जाएगा ना। आप तथ्यों बोलिए, झूठ क्यों बोल रही है? आप जनता पे बोलिए ना, नहीं, जनता की झूठ क्यों बोल रही हैं? ऐसे नहीं हो सकता। आप अपने टर्न पे बोलिए ना। ये नहीं, आप पूरी बात सुनिए। अगर नहीं, ठीक है, वो अपनी बात को रखिए, फिर आप अपनी बात को रखिए, बेहतर ये होगा। ओके, बोलिए सुभाष। ये मैं इसलिए भी एक चीज और रेखांकित करना चाहती हूँ, इन प्रवक्ताओं के साथ क्या दिक्कत है, पिछली डिबेट में कर चुके हैं मेरे साथ। इनको लगा कि किसी महिला को आंटी बोल दो, चुप हो जाएगी, वो बेचारी सकते में आ जाएगी। तो ये सब ड्रामा मेरे साथ मत कीजिएगा, जो मैं बोल रही हूँ तो आप कर रही हैं। अब ड्रामा बोलेंगे तो देखिए, नौटंकीबाजी। महिला, यहाँ महिलाएं और भी बैठी हैं, महिला का यहाँ आप एक प्रवक्ता के तौर पे, लेखिका के तौर पे, ये महिला पुरुष के तौर पे डिबेट है। आपने प्रवक्ता, आप ही ने बोला था उनको, मेरी डिबेट पे हुआ था वो, उन्होंने कोट किया उसको, आप ही की बात को कोट किया। अब आप शर्मिंदा कच्चा हो रहे हैं, पुरुष महिला की सब बराबर है। आप ही की बात को तो कोट किया, उसको लेकर आप शर्मिंदा हो रहे, तो वो क्या कर सकते हैं? अगर इसका मतलब सब यहाँ ड्रामाबाज हैं, जितने सब लोग ड्रामा करने आए यहाँ, यही तो बात हो गई। ड्रामा कंपनी नहीं, मोदी जी के बारे में नहीं कहा, मोदी जी के बारे में नहीं कहा, आपके बारे में कहा है। नहीं, तो मैंने आपको कहा कि आप नौटंकीबाज हो, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो मैं वही कह रही हूँ, देखो यही आपके नेता, यही वोट देना होगा कल आपको। खूब नौटंकी करिए, यही तो मैं कह रही हूँ, मैं युवाओं से कह रही हूँ, आप युवाओं से कह रही हूँ, संवैधानिक अधिकार यही है आपके नेता, यही आपसे वोट मांगने आएंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, या जो युवा बैठे हैं, कल आपकी भी घर में प्रेमिका हो सकती है, पत्नी हो सकती है, ऐसे ही नेता आएंगे जो आपसे वोट मांगने। आप डिसाइड करिए कि ये कौन सी विचारधारा, ये मोदी जी को हराने की विचारधारा है, ये किसी एक गुट को, एक समाज को, एक कौम को, एक क्लैन को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको दबा करके आगे, रौंद कर आगे बढ़ने की विचारधारा है। और ये मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूं, इसका विरोध सनातन फॉलो करने वाला हर युवा, सनातन फॉलो करने वाला हर नागरिक करेगा। और मैं डंके की चोट पे कहती हूं, मेरे लिए ना रामायण बड़ी ना महाभारत बड़ा, मेरे लिए देश का संविधान बड़ा। इनमें हिम्मत है तो कह के बताएं। ओके, ठीक है, हिम्मत है तो कह के बताएं। नहीं, आज क्लियर करें। इनको बड़ी विचारधारा की पड़ी है ना, कहें कि मेरे लिए कुरान से बड़ा है हिंदुस्तान का संविधान, कहें। बोलिए अब अरे बाकी मेहमान अब बदतमीजी क्या है? संविधान की बात करना बदतमीजी है। कुछ बोल दिया तो कहेंगे महिला का अपमान हो गया, महिला का अपमान हो गया। क्या संविधान से बात करना बदतमीजी है? अरे चुप रहिए आप, बदतमीजी मत करिए, समझ में आ गई बात। आपके कहने पर चुप हो जाऊंगी? अरे चुप हो जाइए। क्यों चुप हो जाऊंगी? आप सवाल करने के बाद सुनना पड़ेगा। फतवा जारी करेंगे मेरे खिलाफ कि मैं चुप हो जाऊं? कौन करता है फतवा जारी? क्यों बोला कि चुप रहो? शब्द कहां से आया? चुप रहो। नहीं, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा में बोलूंगा, इसको चुप कराइए। बदतमीजी कर रही है। देखिए, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा है। मेरे प्रदेश में ऐसी बोला जाता है। यहाँ तू वही भी प्रदेश है, ये भी वही प्रदेश है भाई। प्रदेश में ऐसी बोला जाता है। ये भी उत्तर प्रदेश के हैं, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। आप कोई नए नहीं है, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। कोने के किस दड़बे में बोला जाता है, वो दड़बा कभी नहीं सत्ता में आ सकता है। उत्तर प्रदेश के जिस दड़बे में महिलाओं को चुप रहने के लिए कहा जाता होगा, उस दड़बे का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी छोटा नेता आगे नहीं बढ़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्या भाषा है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर प्रेम से बात करोगे तो अति प्रेम से बात करेंगे, लेकिन हमसे अगर जरा सा भी आग दिखाने का काम कोई करेगा तो यहाँ के लोग, हम पांडव हम किसी से वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसा ट्रीटमेंट ये संविधान के साथ कर रहे हैं। प्रेम की भी भाषा है। मैं कह रही हूँ कि कुरान संविधान में चुना तो ये कहां से कहां पहुंच रहे हैं? बिल्कुल गलत है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार 24 का जो कुरुक्षेत्र है, यानी 24 का जो महाभारत है, उसकी बड़ी चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए, ये देश है हमारा। अब संघ इतनी व्यापक ऑर्गेनाइजेशन है कि चोरी ज्यादा खतरनाक है, डायरेक्ट ही राजनीति में आना चाहिए। ये चोरी करते हैं, कोई संविधान नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, तय हम करेंगे, मंत्र हम पढ़ेंगे, आप बिल में हाथ आप दो।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। अग्रवाल जी, आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सन 2014 में सारी विपक्षी पार्टियां एक हुई थी, क्या कर लिया आपने मोदी जी को हराने के लिए? सन 2019 में इकट्ठी हुई थी, अब लगातार इतने इलेक्शन हो गए, 20-25 इलेक्शन हो गए, हर जगह आप हारते जा रहे हैं और आप तीनों की विचारधारा आपस में मिलती नहीं है। आप किस तरीके से इलेक्शन जीतने की बात कर रहे हैं और मोदी जी को कैसे हरा देंगे आप? आपके पास कोई फार्मूला है? फार्मूला मोदी जी का देखिए 2014 में एक विषम परिस्थिति थी जिसमें बीजेपी जीती, ये सच्चाई की बात है। 2019 में भी जीती, हमने जो बीजेपी जीती उनको मुबारकबाद भी दी कि भाई आप जीते हैं, आप देश को चलाइए, अच्छी तरह चलाइए। लेकिन देश को अच्छी तरह वो नहीं चला रहे। राहुल गांधी जी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। लोगों ने उनको कितना अनाप शराब नहीं बोला, मीडिया ने उनके बारे में क्या क्या नहीं बोला। जो बीजेपी ने हजारों करोड़ खर्च करके एक इमारत बनाएगी राहुल गांधी के बारे में बुरा बोलने की, वो इमारत आज ध्वस्त हो गई है। बीजेपी को इस बात की परेशानी है। मोदी जी बहुत खराब हैं, क्योंकि मोदी जी ने जब सत्ता का शासन सूत्र अपने हाथ में संभाला तब भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। मोदी जी बहुत खराब है। आपको गलत ख्याल है। 11वें नंबर पे थी, आप चेक कर ले, गूगल कर ले, सब फाइल मानी जाती थी। एक चीज बताता हूँ, एक चीज बड़ी अजीब मोदी जी को सुन रहा था ना। एक सेकंड प्रेम जी, सिर्फ एक चीज बोलूंगा, उसका भी आप जवाब दे दीजिए। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए हुए। 1947 में जिस देश में सुई भी नहीं बनती थी, आज 75। एक सेकंड सर प्लीज, बीच में ना बोलिए। हमारी कहां पे थी अर्थव्यवस्था? कोई हमारी इकोनॉमिक फाउंडेशन थी, कोई इंडस्ट्रियल फाउंडेशन थी? क्या बात कर रहे हैं आप लोगों की समस्या ये है कि आप समझते हैं 47 में ये देश आजाद हुआ, 47 में ये देश क्रिएट हुआ, ये देश बन गया था रामायण महाभारत के नाम पे। सुनिए समय सही सुनिए, जो मॉडर्न इकोनॉमी, एक सेकंड जवाब जो हिंद के इस पार रहते थे वो हिंदू हो गए, जो हिंद महासागर के इस पार रहते थे। अमित जी, जो मैं बोलने वाला हूं बात पूरी हो जाए, आप इसको इंकॉर्पोरेट कर लीजिए। ये कह रहे हैं कि 1947 में इस देश में सुई नहीं बनती थी। मुंबई और कानपुर की मिलें 1947 के पहले की हैं। जिस देश में कपड़ा बिना बुना जाता हो वहां बिना सुई के कपड़ा बन रहा था क्या? तो ये इनकी जानकारी है। ये 1947 होता है जिसको ये समझना नहीं चाहते, उसको ट्विस्ट कर रहे हैं। इन्होंने मैं क्या कहना चाहता था, आप मेरी बात मुझे बोलने दीजिए प्लीज। अब 11 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय दिया, बहुत खराब काम कर दिया। 11 करोड़ लोगों को एलपीजी गैस के कनेक्शन दे दी, बहुत खराब काम किया। 44 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खोल दिए, बहुत बुरा काम किया। करोड़ों लोगों के घर में बिजली चली गई, बहुत बुरा काम किया। करोड़ों लोगों के मुफ्त के मकान बन गए, ये बहुत बुरा काम किया। और ये बुरा काम किया इसलिए 2019 में फिर से चुना, और इसी बुरे काम के लिए 2024 में फिर से एक बार भारत की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जनादेश दे रही है। और अब तक इनको विपक्ष का नेता तय नहीं हुआ इनका। अभी भी राजकुमार भाटी जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी मान रहे हो तो मैं इनकी जीत मान लूं। ठीक है राजकुमार भाटी, ये विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी हो तो ठीक है। देखिए ये आप राजकुमार भाटी को बसा रहे हैं, ये तो उनके बड़े नेता तय करेंगे, लेकिन फिर भी आपने सवाल पूछा है तो मेरा फर्ज है उनके पास जाना। भाटी जी, विपक्षी एकता को लेकर कई सारे कस्मे वादे होते हैं, कई सारे सवाल होते हैं। मुझे भली बात याद है 2008 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार गिर रही थी तो असद ओवैसी ने और मुलायम सिंह यादव और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और स्वर्गीय अमर सिंह जी ने सरकार को बचाया था, इसमें कोई दौराई नहीं है, उस सरकार को बचाया था। लेकिन कई बार ऐसे मौके आए जब कांग्रेस को आपकी जरूरत पड़ी और आपने सरकार को बचाया, और ऐसा भी हुआ है कि कांग्रेस ने भी मुलायम सिंह यादव की सरकार को बचाया है। लेकिन मुलायम सिंह यादव बार बार कहते, वो अब चले गए इस दुनिया से, लेकिन वो कहते थे कांग्रेस ज्यादा डेंजरस पार्टी है। वो कई बार अपने साक्षात्कार में, कई बार जिसे कहते हैं पब्लिक मीटिंग्स में, रैली में इस बात को बोल चुके हैं। अखिलेश यादव ने भी जो टोन और टेन्योर अपनाया है उसमें वो बात दिखाई दे रही है, क्यों? एक बात अगर हम समझ लें गंभीरता से और थोड़े अपनी विचारधारा को थोड़ी प्रगतिशील बना लें और प्रगतिवादी, कि कोई व्यक्ति या कोई पार्टी सदैव के लिए अच्छा नहीं होता है। एक काम अच्छा किया तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, एक काम खराब किया तो उसकी आलोचना की जानी चाहिए। कांग्रेस ने कई ऐसे काम किए जिनके हम विरोधी थे और आज भी विरोधी हैं। कांग्रेस की इसलिए आलोचना करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ गलत कर रही है जी तो उसकी भी आलोचना करेंगे, तो इसमें कोई अलग बात नहीं है। लोकतंत्र में होना चाहिए, सजग दृष्टि रखनी चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन अब तक की डिबेट में मैं केवल एक बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक
और उनके सहयोगियों की तरफ से केवल एक बात आई है, मोदी जी को तो कोई हरा ही नहीं सकता, मोदी जी को कोई हरा ही नहीं सकता, कोई विकल्प नहीं है। यही तो दुर्योधन भी कहता था कि मैं तो कभी सत्ता से हटूंगा ही नहीं, मेरा तो कब्जा सत्ता में सदा के लिए है। यही तो रावण भी कहता था। इसी बात की तो हम आलोचना कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता को बीजेपी कहती है नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो परिवारवादी नहीं है। हाँ, और भी कई प्लस पॉइंट हो सकते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, 3 बार गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि उनमें कोई खूबी नहीं है। उनमें कई खूबियां हैं। उनकी परिवारवाद कितना बड़ा मुद्दा है, उनकी उपलब्धियां प्रेम शुक्ला जी ने बताई, लेकिन कुछ उपलब्धियां बताना भूल गए, वो मैं बता देता हूं। जी। देश भुखमरी में विश्व में 111वें नंबर पर है, जब 70वें नंबर पर था जब मोदी जी आए थे। देश में जो मीडिया की निष्पक्षता है, पत्रकारों की निष्पक्षता है, उसमें देश का स्तर गिरा है। देश में बोझ बढ़ा है, कर्ज बढ़ा है, देश के उद्योगपति देश छोड़ के भाग रहे हैं। काला धन स्विस बैंकों में लगभग दुगना हो गया है। मोदी जी ने कहा था काला धन लेके आऊंगा, उसे नहीं लेके आ पाए। तो सारी चीजों की सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं, क्योंकि कोई नया संस्थान बनाया नहीं जा रहा। जी आपने बोला क्योंकि मीडिया की निष्पक्षता की बात हुई, बोला कि मीडिया की निष्पक्षता की रैंकिंग में देश गिर गया है। एक विदेशी एजेंसी ऐसे नंबर करती है, एक विदेशी एजेंसी इसका नंबरिंग करती है। लेकिन हाँ, देश का मीडिया बड़ा निष्पक्ष था जब इस देश के अंदर मंत्री एंकरों से पूछ के लगाए जाते थे, तब बड़ा निष्पक्ष था इस देश का मीडिया। जब पूछते थे हेलो गुलाम किसको मंत्री बना रहा है, मैं आपको बता रही हूं फलाने को मंत्री बना सकते हैं, तब देश का मीडिया निष्पक्ष था। वो किसकी गोदी में बैठता था, कहां क्या करता था, इसकी डिटेल्स में जाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आप जाके गूगल पे खुद सर्च कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलता। नीरा राडिया एक केस हुआ था, उसकी चर्चा भी बहुत हुई थी, तब भी पढ़ लेते कि देश के मीडिया ने क्या कुछ किया था, उस समय के ऊपर जरूर पता लगता। पंडित प्रेम शुक्ला जी से है जी। जीवन पैदा होने से बच्चे के और मृत्यु तक हर जगह, हवन में, यज्ञ में, स्कूल के एडमिशन में, राशन प्रमाण पत्र में, जन्म प्रमाण पत्र में, मृत्यु प्रमाण पत्र में जाति पूछी जाती है। आप रूलिंग पार्टी से हैं, जातिगत जनगणना से आप भागते क्यों हैं? संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में जातियों का जातिवाद समाप्त होना चाहिए एक लक्ष्य था। अब जातियों की संख्या 47 से लेकर 22 के बीच में बहुगुणित हुई है। जातियों की संख्या और जातियों में भेद बढ़ाने का आवश्यकता क्या है? जातियां समाप्त होनी चाहिए, सिर्फ शादी ब्याह के लिए रहनी चाहिए जाति। वो कहते हैं कि जब धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे? सर जी, मेरा पीस पार्टी के प्रवक्ता से एक सवाल है। जी। इन्होंने अभी तक एकदम देवानंद लग रहे हैं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। 70 साल का हो जी, 70 साल के हो गए आप? अरे भाई, मैं ये कहना, थैंक यू सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, पीस पार्टी, इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया कि कुरान बड़ा है या देश का वो संविधान बड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मोहन भागवत जी ने एक दिया था बयान, उसमें उन्होंने ये कहा था कि सब का एक ही वो है, डीएनए है और सब में एक है। और आप लोग ये छोड़ दिए कि मुस्लिम राज बनाना है, इसको भूल जाइए, ये कभी नहीं बनेगा। निज़ाम मुस्तफा को भूल जाइए आप लोग, निज़ाम मुस्तफा का राज को भूल जाइए। और आपने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? एक दर्शक की तरफ से सवाल आया, बुजुर्ग आदमी है, 70 साल के अपना सवाल पूछ रहे हैं। देवानंद की तरह जरूर दिख रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन आपने भी अपनी लुक औरंगजेब टाइप बना रखी है। नहीं, आप जो चाहे आपको राहुल गांधी में सद्दाम हुसैन दिख जाता है, शायद आपको मुझे तो नहीं दिखता ना, मैं मुबारक है। चलिए, लेकिन मैं क्योंकि आप औरंगजेब को फॉलो करते हैं, उसको रहमतुल्लाह बोलते हैं, इसलिए मैंने बोला आपको। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि आप 100 साल जीवित रहें, बड़े हैंडसम लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा मानना यह है कि भारत के अंदर कोई भी ना हिंदू राज्य होगा, ना मुस्लिम राज्य होगा, ना सिख, ना ईसाई। भारत जो है उस विचार का राज्य है जहां हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों को न्याय मिलेगा। प्रेम शुक्ला जी कहते हैं कि हमने जातिगत जनगणना का 2 जगह समर्थन किया। शुक्ला साहब, भाटी साहब भी और मोदी साहब दोनों लोग समर्थन करेंगे, नीतीश जी भी समर्थन करेंगे। पूरे देश में जातिगत जनगणना कराइए और जिसका जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको न्याय और राजनीतिक जो विचारधारा है उसके हिसाब से उसको राजनीतिक हिस्सेदारी दीजिए। राजनीतिक हिस्सेदारी देनी चाहिए, निश्चित देनी चाहिए। जिस समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं होगी वो कभी भी सक्षम रूप से कहानी अब खुल रही है पूरी। जी जब ये ओके, इस पर किसी का सवाल है कि राजनीतिक हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिसके कितने लोग हैं? जी, मैं अत्यंत विनम्रता से पूछना चाहता हूं जी कि मुस्लिम समाज में भी जातियां हैं, तो मुस्लिम समाज की जातियों की जनगणना होनी चाहिए
या नहीं होनी चाहिए, शताब जी बता दें। और कितनी जातियां मुसलमानों में है ये भी स्पष्ट कर दें। कितने फिरकों की होनी चाहिए बता दीजिए। चलिए बड़ा अच्छा सवाल बता दीजिए। शुक्ला साहब, सरकार आपके, मैं कह रहा हूं जातिगत जनगणना कराइए और मुसलमानों में भी के हिसाब से, क्यों मुसलमान भारत का हिस्सा नहीं? मैं तो भारत भी कराए ना, तो जातिगत, मैं भारत में जातिगत जनगणना की बात कर रहा हूं और उस हिसाब से जिसकी जितनी हिस्सेदारी है। अब बताइए 5 बार ब्राह्मण प्रधानमंत्री बनेगा, अरे एक बार किसी गुज्जर के बेटे को भी बना दीजिए। जाट के प्रधानमंत्री को आपने शपथ तो दिलवा दी, लेकिन एक दिन वो वहां जाके सदन चलाने लायक नहीं छोड़ा आपने। आप क्या चाहते हैं? क्या मल्लाह का बेटा को बना दीजिए? आप नहीं बनाएंगे। दलित के बेटे को नहीं बनाएंगे आप क्या ब्राह्मण बनेगा और ओबीसी से, जनरल से ओबीसी लाके मोदी जी बनिया है वो बनेंगे? क्या सब है? जी हम तो चाह रहे बनाइए। ओबीसी आ गया, ब्राह्मण आ गया, ठाकुर आ गया, जाट आ गया, गुजर आ गया, क्षत्रिय आ गया, सब कुछ आ गया। क्षत्रिय तो मैं हूं। जी हमें भी नहीं बनाने दिए। एक सेकंड, 2 बार क्षत्रिय प्रधानमंत्री बना। आप तो 2 बार क्षत्रिय प्रधानमंत्री बना, एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं करने ये दिया। नया है। एक बार मुसलमान है, पूरा नहीं करने आप तो दिया। मुसलमान है, आप तो मुसलमान है, उसमें भी क्षत्रिय होते हैं। हूं, डीएनए के बताया डीएनए तो फिर मानते हैं ना डीएनए। सर, यानी आप भी हिंद है, देवानंद साहब से आप भी हिंद है। हमारा डीएनए एक है, श्री राम हमारे पूर्वज है। अब कोई समस्या नहीं ना? तो श्री राम के मंदिर का विरोध क्यों कर रहे थे भैया? फिर पिटीशन क्यों डाली थी राम मंदिर के विरोध के लिए? डाली थी कि राम न्याय समर्थक थे। हाँ, तो न्याय से ही हुआ है सब कुछ। नहीं, अत्याचार है। बोल ले, पहले चीख ले, फिर मैं बोलूंगा। राम का मंदिर बनना अत्याचार है और हिस्सेदारी पूरी चाहिए आपको। और क्षत्रिय हैं, न्याय का समर्थन नहीं कर सकते। क्षत्रिय हैं। आमिश जी, मैं युवाओं से, अभी मैंने जो पूछा था, आपसे सवाल पूछा तो उसका जवाब आपको शायद मिल गया होगा। जो व्यक्ति कुरान और संविधान में चुन नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है जातिगत, जो भी अभी जो यहाँ पे जिस तरीके के रोजगार कुछ नहीं, आपकी भी अपने नहीं बोली मैडम, आप भी ना बोले। स्थिति है, निवेदन है मेरा। हमारे संविधान में जब बाबा साहेब अंबेडकर के तत्वावधान में जब संविधान बना, बहुत सारी डिबेट्स हुई। क्या कभी किसी ने सुना कि एक जाट और एक गुज्जर व्यक्ति को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया जाए कि वो जाट और गुज्जर है? आज संविधान की अवमानना की जा रही है क्योंकि ये लोग नहीं विश्वास रखते संविधान में। आपको दिक्कत है ना, आप चुन करके आइए जनता के साथ, आप संविधान में जाइए और ये प्रस्ताव पारित करवाइए। जनता को बरगलाना बंद कीजिए। जाट गुज्जर को नहीं चुनने देंगे। आप क्यों बोल रहे हैं? चौधरी चरण सिंह को कहाँ रहने दिए? किसने हटाया? इन्होंने हटाया चौधरी चरण सिंह जी। अरे इंदिरा जी ने धोखा किया था, नहीं किया था? बताइए, इंदिरा जी ने धोखा दिया था नहीं? इंदिरा जी धोखेबाज थी। दिया नहीं दिया? मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ थोड़े धागे खोलूंगी। ये अपना एक्सपोज अपने आप को स्वयं कर, मैं बस थोड़ा धागा खोलूंगी। देखिए, मैं इनकी बात को, इनको मैं सीरियस नहीं लेता। जब ये इस सीरियस नहीं लेंगे आप। जाट का प्रधानमंत्री बने रहना सीरियस नहीं है। जाट प्रधानमंत्री का बनना सीरियस नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या विड्रॉ नहीं किया था सपोर्ट? क्या बताइए कि सारी आपने कहा काबिलियत के आधार पर बनता है। जाट में, गुज्जर में, ब्राह्मण, मल्लाह में, आदिवासी में, दलित में कोई काबिलियत नहीं है। सारी काबिलियत राहुल जी और इंदिरा जी में। ऐसा मत करिए, अहंकार छोड़िए, हम तो आपके साथ चलने तैयार है, लेकिन अहंकार त्यागना पड़ेगा। अहंकार मतलब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का पुराना वाला दौर नहीं है, यानी देसी घी आपने खाया था, कलाई सूंघ लो वाला दौर खत्म हो चुका है। नहीं, दिक्कत क्या है, ये अपने आप ही सोच लेते हैं मैं बोलने क्या वाला हूं, उसी का जवाब खुद ही दे देते हैं। ऐसे नहीं होता, मैंने कभी ऐसी चीज नहीं बोली। मैंने ये कहा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वो बनेगा जो हिंदुस्तान की जनता चाहेगी, चाहे वो किसी भी जात का हो। ये हिंदुस्तान की जनता के हाथ में है कि प्रधानमंत्री किसको बनाते हैं। जनता हर पार्टी प्रधानमंत्री नहीं चुनती भारत में। भारत में डायरेक्ट जनता, जिस दिन जनता ने चुना ना, दलित का बेटा बनेगा या ओबीसी बनेगा, लिख लो मेरी बात। कि वो हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री मोदी हट जाए, भारत का नागरिक होगा, पहली अर्हता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। विदेशी कब? उसको जनता का समर्थन मिलना चाहिए। विदेशी मूल के लोगों की बनने की स्थिति आ गई थी, बनते बनते रह गए हैं, लेकिन विदेशी पासपोर्ट होल्डर थे वो। और अभी भी जिन श्रीमान राहुल गांधी का नाम लिया जा रहा है, उनके पास इटालियन पासपोर्ट आज भी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा निर्णय आया है, राहुल विंची के नाम से आज भी उनके पास इटालियन पासपोर्ट है। राहुल गांधी एफिडेविट कर दे कि मैंने कोई इटालियन पासपोर्ट नहीं रखा है, मैं माफी मांग लूंगा। ये जो महाभारत है, इसके अंदर कभी 28 पार्टियां, कभी 24 पार्टियां इकट्ठी होती हैं। जी। और इनमें कभी धृतराष्ट्र और दुर्योधन अपने ही परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जी, ये तो बड़ी बात है। बढ़ाने की
इन्हीं को करने की कोशिश करते हैं। और एक गरीब घर का व्यक्ति अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है तो इनको ये चर्चा ये बहुत बड़ा सवाल है कि, और इस परिवारवाद के ऊपर कोई कुछ कहना चाहता है तो जरूर अपनी बात को रखे, परिवारवाद के ऊपर अपनी कोई बात रखना चाहता है तो हाथ खड़ा करे और अपना सवाल पूछे। अगर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार 2024 में समाजवादी पार्टी से होगा तो अखिलेश जी होंगे या उनके चाचा जी होंगे? वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी होंगे या उनके चाचा जी होंगे। मुझे लगता नहीं ये सवाल एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपने पूछा तो मैं जवाब ले लेता हूं। ऊपर आप ये तय करा दो इनसे कि समाजवादी पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा, हम 1 मिनट में फैसला ले लेंगे कौन बनेगा। बताइए अगर होगा तो कर देंगे समर्थन, वो शादाब चौहान तो कर देंगे। उधर से करा, उधर से बात कर रहे हैं, वो इधर पहुंच रहा है। अभी जो ये डिस्कशन हुई जातिगत जनगणना वगैरह पे, सब अल्टीमेट क्वेश्चन मेरिट का है। और मैं आपको कह रही हूं आमिश जी, नेक्स्ट जो हमारे देश में जो बड़ा एक मूवमेंट होने वाला है, वैचारिक मूवमेंट होने वाला है, वो मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन का ही होगा। एक सेकंड देखिए, अब मैं इनसे परिवारवाद की चक्कर में आप फंस जाते हैं आप लोग। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ सुभाष, नहीं आप क्या परिवारवाद, मैं तो चाहता हूँ कल मोदी जी जय शाह जी को हटा दे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट से, अनुराग ठाकुर जी को अपने मंत्रिमंडल से हटा दें। ये दोनों काम कल करवा दीजिए, फिर मेरे से परिवारवाद की बात कीजिए। पहली बात सर, परिवारवाद होता है जब आपका अध्यक्ष पालने में आपको दिखाई देते थे, वो परिवारवाद होता है। ये क्या परिवारवाद है? देखिए, जो हमारी जो अध्यक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। जहां तक राहुल जी की बात है, देखिए एक बात आप समझ लीजिए, मोदी जी आज देश के अगर प्रधानमंत्री है, देश की जनता चाहती है इसलिए हैं जी। अगर आज कांग्रेस में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को हम लीडर मानते हैं, वो क्योंकि कांग्रेस का वर्कर चाहता है। परिवारवाद ये होता है जी कि इस परिवार के बाहर का व्यक्ति अध्यक्ष या प्रधानमंत्री का प्रत्याशी, मुख्यमंत्री का प्रत्याशी नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी में अटल जी की कोई संतान जो है बन सकती थी क्या प्रधानमंत्री? अटल जी की संतान होती तो भी संभव था क्या? आडवाणी जी अपने संतान को कोई जिम्मेदारी देकर गए क्या? मोदी जी की कोई रिश्तेदार जो है कोई पद पा सकता है क्या? यहाँ तय है कि राहुल गांधी, अभी भी रेहान गांधी जो है, रेहान गांधी राहुल गांधी के साथ टहलते हुए दिखाई दिए। अभी स्थिति है ना, अखिलेश सिंह यादव जो है, मुलायम सिंह यादव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे, चचा भी धकिया बाहर कर दिए जाएंगे। ये स्थिति, उद्धव ठाकरे जो है, राज ठाकरे हटा दिए जाएंगे, उद्धव ठाकरे होंगे, उसके बाद आदित्य ठाकरे आ जाएंगे, स्टालिन आएंगे, स्टालिन का बेटा आ जाएगा। तो ये जो है, ये परिवारवाद का विरोध इसका है। परिवारों को प्रतिबंधित नहीं करना है कि ये परिवार, इनके समाजवादी पार्टी से अखिलेश आ गए तो अब इनके परिवार का कोई राजनीति कर ही नहीं पाएगा, ये नियम नहीं है। लेकिन वो बिना योग्यता के, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है लेकिन डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, प्रैक्टिस करता है, तब वो डॉक्टर होता है। यहाँ तो जन्मता ही हो गया, ये बंद होना चाहिए। ओके, राजकुमार भाटी इस पर अगर राजनीतिक तरीके से संघर्ष करके, योग्यता के बल पर, लोकतांत्रिक तरीके से चुन के किसी परिवार का व्यक्ति भी आता है तो वो भी सही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह फैसले लिए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स से भी नहीं पूछा जाता। नागपुर में तय होता है कि कौन भारतीय पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, कौन भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी होगा, कौन मंत्री बनेंगे। ये अलोकतांत्रिक ज्यादा है, ये ज्यादा बड़ा गुनाह है। अब संघ इतनी व्यापक ऑर्गेनाइजेशन है कि चोरी ज्यादा खतरनाक है, डायरेक्ट ही राजनीति में आना चाहिए। ये चोरी करते हैं, कोई संविधान नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, तय हम करेंगे, मंत्र हम पढ़ेंगे, आप बिल में हाथ आप दो। परिवारवाद राजनीति में वही है कि आप चुनाव हारते पर हारते चले जाएं, लेकिन आपको पार्टी के ही लोग अपना ही नेता मानते चले। मैं अखिलेश यादव जी पे तंज इसलिए नहीं कस रही, डिंपल यादव जी पे तंज इसलिए नहीं कस रही क्योंकि इन लोगों ने वास्तव में अपने आप को प्रूव किया है। उनकी विचारधारा से मैं असहमत हो सकती हूँ, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ऐसे कौन सा तीर मार लिया कि अभी भी पूरी पार्टी उनके पीछे जुटी हुई है। आजकल आप देखें बीजेपी की दुखती रग क्या है। बीजेपी की दुखती रग ये है कि 15 साल लगा के हजारों करोड़ खर्च करके उन्होंने राहुल जी की इमेज को खराब करने की कोशिश की और कहीं तक वो कामयाब भी हुए थे उसके अंदर। अब उनके यहाँ दिक्कत क्या है? अब दिक्कत क्या है, जो 3 महीने में भारत जोड़ो यात्रा में जो लाखों लोग उमड़ के आ रहे हैं, बीजेपी उससे परेशान हो गई कि जो 15 साल हमने इन्वेस्ट किए थे राहुल गांधी जी की इमेज खराब करने में, अब वो उससे बाहर निकल आए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी देखिए पहले वो तो उसमें आप लोगों का भी इस्तेमाल किया, वो जो मीडिया वाले थे ना, उनको भी अपने एजेंडा में लाके इनका इस्तेमाल करके राहुल जी को क्या बना दिया वो सबको पता है। जो आप अपशब्द उनके लिए इस्तेमाल करते थे वो सबको पता है, आपने भी किया था। गाली देने का कल्चर आपका हो सकता है, गाली देने का राहुल जी को सबसे ज्यादा गालियां मीडिया ने दी कि नहीं दी? सच्चाई है कि नहीं है? बिल्कुल सच्चाई है।
100% सच्चाई है। गुलाम नबी आजाद मीडिया में थे, गुलाम नबी आजाद हार्दिक पटेल मीडिया में थे। हार्दिक पटेल कहते हैं कि चिकन सैंडविच की ज्यादा चिंता होती है उनको, वो मीडिया में थे। गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि चपरासी वहां पर नेताओं के फैसले लेते हैं, वो मीडिया में थे। नहीं सुनना पड़ेगा, मुंह में हाथ डाला है, गालियां देते हो आप लोग मीडिया को। अमीश जी को कर रहा हूं मैं चैलेंज। आप पत्रकार के लिए चैलेंज नहीं कर सकते नहीं कर सकते हो, और ये दादागिरी बिल्कुल करूंगा इनको चैलेंज। तो मीडिया में डाल देते हैं ये लोग। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में क्या किया था? अमीश जी मीडिया पर क्वेश्चन करते हैं, ईवीएम दिखाएं टीवी पे जो मैंने बोला है, इनका क्वेश्चन तो सब पर रहता है। दिखाएं मीडिया बहुत पे अच्छी बात कही, है। उन्हें बोला ईवीएम पे सवाल करते हैं, मीडिया पे सवाल करते हैं, इंडियन आर्मी पे सवाल करते हैं। अरे ये तो अपने नेताओं को समझते हैं कि वो क्यों नहीं होना बन रहे भाई, क्यों नहीं होना चाहिए? हम भी पूछ सकते हैं मीडिया से सवाल। आप गलत कर रहे हैं, आप अनफेयर कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं अनफेयर। कोई गलत सुब्रास्टा लास्ट वर्ड मीडिया पे क्यों नहीं कर सकते सवाल? बिल्कुल कर सकते हैं मीडिया पे सवाल। देखिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट पे सवाल करिए, मीडिया पे सवाल करिए, आप लोग अपने ऊपर सवाल मत करना, सब पे सवाल करना, सब पे सवाल करना। हर सवाल झेलते हैं, आपने झेलने की हिम्मत नहीं है। बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीजी मत करिए। अरे ये क्यों आपने बोला बाहर चल के बताऊंगा मैं, ये धमकी नहीं देनी चाहिए क्या? देखिए हम अपना काम कर रहे हैं, हो सकता है बाहर आपके 100 समर्थक आ जाए। मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट आप ही की बात करना। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो सब अल्टीमेटली हम वोटर्स हैं। आप लोग इतना उद्वेलित मत होइए, ये असली चेहरा है, सिर्फ कांग्रेस का नहीं, ये असली चेहरा ऑपोजिशन का है। मीडिया का भी, और मीडिया का भी असली चेहरा यही है। से जितनी दिक्कत होती है, मीडिया का बॉयकॉट करेगा कांग्रेस। हिम्मत है तो मीडिया का बॉयकॉट कर दे, स्वयं फेसबुक लाइव करके चला दे। हम आके बोलेंगे ना, मीडिया के सामने उनके पोल खोलेंगे। जिस तरह की अभद्रता देश के स्टूडियो में हुई वो निश्चित तौर पर निंदनीय है, और किसी भी पार्टी को करना जो है उससे अपेक्षित नहीं है। जहां तक राहुल गांधी पर ये बार बार कहते रहे भाजपा ने निपटाया, लेकिन वो तो स्वयं भारतीय। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन मेरा ये मानना है कि अपनी भाषा को सभ्य रखना चाहिए। अगर कोई बदतमीजी करे तो उसको नमस्कार करके जवाब देना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई अपना स्तर दिखाए तो उसको अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाते हैं, ये मीडिया पे सवाल उठा सकते हैं, ये ईवीएम पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये अपने ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। फिलहाल इतना ही।